नासा और इसरो के बीच में बस 4 से 5 साल का डिफरेंस है, बट तब भी भाई इसरो काफी चीजों में पीछे क्यों है? जितना बजट इसरो का है, नासा उतना एक मंथ में उड़ा देती है। इसरो वैसे तो मेरे दोस्तों गवर्नमेंट का है, बट अभी वो अपने PSLV रॉकेट जो है उनको प्राइवेट कर रहा है। और ये टेक्नोलॉजी अगर नहीं बनाई जाती मेरे दोस्तों, आज फोन के अंदर कैमरे नहीं होते। इसरो ऐसा क्या करता है कि इतने सस्ते में मार्स और मून पे लैंडिंग हो जाती है, लेकिन नासा उसके डबल पैसे में भी भाई नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप एंड तक देखना, हम आपको बताएंगे नासा और इसरो क्या क्या क्रेजी चीजें लॉन्च करने वाले हैं। और एक सीक्रेट बताऊं, इसरो भाई स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट्स भी भेजेगा। लेकिन ये सारी चीजें जानने से पहले हमें इसरो की स्टार्ट को थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहली चीज, 1947 को पार्टीशन की वजह से सब कुछ उस टाइम पर अनस्टेबल था। तब इंडिया की इकोनॉमी भी डाउन थी और हर जगह प्रॉब्लम्स थी। इस वाले टाइम के अंदर यूएस वर्सेस USSR के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 जस्ट खत्म हुई थी एंड दोनों देश एक दूसरे से पढ़ना चाहते थे कि मतलब मैं इसको भाई नीचा दिखाऊं, मैं इसको नीचा दिखाऊंगा। उनको एक दूसरे के ऊपर अटैक करना था, उसके लिए रॉकेट्स चाहिए थी। इसीलिए भाई दोनों ने स्पेस एजेंसीज अपनी खुद की बनाई। यूएस ने नासा बनाया और रशिया ने रोसकॉस्मोस बनाया। 1955 में USSR ने सैटेलाइट लॉन्च करने का अनाउंस करा था और 1957 के अंदर स्पुतनिक लॉन्च कर चुके थे। 1958 में भाई USA की नासा ने एक्सप्लोरर 1 लॉन्च करा था और ये देख के भाई 1962 में विक्रम साराभाई ने नेहरू जी को कहा कि भाई हमको भी अपनी स्पेस एजेंसी चाहिए, हमको भी रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लोगों ने उन पर बहुत सारे सवाल भी उठाए थे। इंडिया जो अभी गरीब देश है, उसको स्पेस में क्यों पैसा डालना है? एंड इवन इंडियन रैलीज का स्लोगन हुआ करता था कि भाई गरीबी हटाओ। फिर भी भाई इंडियन स्पेस एजेंसी क्रिएट करी गई और उसको नाम दिया गया इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1963 में इंडिया ने नासा की हेल्प से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था। इसका नाम था थुम्बा। थुम्बा जो केरला में बेसिकली एक जगह है, वहां पे एक चर्च है जो इसरो का सबसे पहला लैबोरेटरी बनाया गया था। इस रॉकेट को साइड तक ले जाने के लिए हमारे पास कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं था, इसी के लिए भाई इसको साइकिल में रख के लेके गए थे और चर्च के गार्डन से इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। ये रॉकेट सैटेलाइट से काफी नीचे, लेकिन बलून से थोड़ा सा ऊपर तक ये जा सकता था। विक्रम साराभाई ने डेडिकेशन के साथ में 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस कमिटी इनकोस्पार को एक नया नाम दिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, क्योंकि इंडिया अब इसमें रिसर्च भी बहुत ज्यादा करने लगा था। इसी के बीच में मेरे दोस्तों विक्रम साराभाई का 1971 में देहांत हो गया। इससे इसरो और ज्यादा इमोशनली वीक हो गया। 1975 में इंडिया के पास खुद का लॉन्चर भी नहीं था जिससे वो किसी सैटेलाइट को स्पेस में भेज पाए। इसमें हेल्प की थी हमारी रशिया ने, लेकिन इंडिया के पास कोई जगह ही नहीं थी एक ट्रैकिंग स्टेशन बनाने के लिए। तो इसीलिए मेरे दोस्तों इसरो ने बैंगलोर के पीनिया एरिया में जो सैटेलाइट सेंटर था, वहां एक टॉयलेट के अंदर एक ट्रैकिंग स्टेशन बनाया था। इंडिया ने बस सैटेलाइट बनाई थी जो 360 kg की थी, जिसमें 20,000 सोलर सेल्स थे और उसमें NICD मतलब निकल कैडमियम बैटरीज का इस्तेमाल करा गया। सोचो भाई, आज के फोन में ज्यादा बेटर बैटरी है उस टाइम के सैटेलाइट से कंपैरिजन में। वैसे विक्रम साराभाई के जाने के बाद इसरो में एक ऐसे इंसान थे जो 1969 में इसरो से जुड़े हुए थे, लेकिन ज्यादा लोग उनके बारे में जानते नहीं। और उनको इस बात का दुख था कि गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर ही नहीं पा रही है और इंडिया का खुद का रॉकेट ना होने का उनको बहुत ज्यादा दुख था। इसी टाइम पे मेरे दोस्तों इसरो ने भी जो रॉकेट्स बनाए थे सभी फेल होते जा रहे थे, जिससे वो इंसान काफी ज्यादा दुखी हुए थे। ऐसे में उन्होंने दिन रात एक करके इंडिया की सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट प्ले करा एंड उनका नाम था, आप सब लोग जानते होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। 1975 को इंडिया ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा को लॉन्च करा था USSR की हेल्प से, लेकिन APJ अब्दुल कलाम जी रुके नहीं थे और 1980 में इंडिया का सबसे पहला SLV-3 सक्सेसफुली लॉन्च करा गया था। ये वैसे SLV-3 जो था, ये 4 स्टेज ऑल सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट के साथ चलाया गया था। ये 17 टन का था और 22 मीटर लंबा था, मतलब काफी बिल्डिंग से भी ऊंचा था और इसकी पावर थी 40 किलो का सामान उठाने की और अर्थ की ऑर्बिट में भाई 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक ये जा सकता था। बेसिकली मेरे दोस्तों हम एक बहुत छोटे इंसान या किसी बच्चे को उठा के लेके जा सकता था। और यहीं से मेरे दोस्तों शुरुआत हुई थी इसरो
इसरो के नेक्स्ट फेज की। और इसके बाद हमने काफी सारे लॉन्च व्हीकल्स फ्यूचर में बनाए, जैसे ASLV, PSLV और GSLV। इसरो ने भाई नासा के साथ मिलके 1983 में लॉन्च किया इनसैट। ये बेसिकली सैटेलाइट्स होती हैं, इसकी हेल्प से हम सैटेलाइट टीवी, वेदर, डिजास्टर वार्निंग, ये सारी चीजें हम कर पाते हैं, वो भी खुद के दम पे। 1984 में भाई राकेश शर्मा जी पहले इंडियन बने जो स्पेस में गए थे। ये बेसिकली रशिया की तरफ से गए थे और अब बारी आ गई थी कि नासा से टक्कर ली जा सकती है, लेकिन वो इतना ज्यादा इजी नहीं था। एंड तक देखना, हम आपको बताएंगे नासा और इसरो क्या क्या क्रेजी चीजें लॉन्च करने वाले हैं। बड़ा आ जाते हैं मेरे दोस्तों सेकेंड एक्ट में। इसरो और नासा में दो मेजर डिफरेंसेस है, माइंडसेट का और दूसरा बजट का। सबसे पहला मेरे दोस्तों माइंडसेट का। नासा ग्रो किया क्योंकि वो रशिया से कंपीट कर रहे थे, दोनों एक रेस में थे कि भाई कौन अपने आप को ज्यादा ऊपर दिखा सकता है। इसरो इसलिए ग्रो करा क्योंकि इंडिया को ग्रो करने की जरूरत थी। नासा का मोटिव है ह्यूमन नॉलेज को बढ़ाना एंड दुनिया को बताना कि भाई वो कर क्या सकते हैं। इसरो का सबसे बड़ा मोटिव था कि इंडिया के लोग और इंडिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा बेटर बन पाए। नासा ने 579 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, जैसे SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम्स, ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन इसरो में भी भाई PSLV बना के सस्ते और टिकाऊ तरीके से एक बार में 104 सैटेलाइट्स भेजने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इसमें खाली इंडियन सैटेलाइट्स नहीं थी, इसमें इंडिया के बाहर की बहुत सारी सैटेलाइट्स। और आपको हैरानी होगी, नासा जिनका बजट इतना ज्यादा है, उन्होंने भी अपनी सैटेलाइट्स इसरो से लॉन्च करवाई। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि हम बहुत सस्ते में कर पाते हैं चीज, हम बहुत एफिशिएंट है। इसरो ने मेरे दोस्तों PSLV और GSLV बनाया। और PSLV भाई लाइट वेट सैटेलाइट के लिए होती है और GSLV हैवी वेट। PSLV भाई 1500 किलो लेके जा सकता है और GSLV 4000 किलो। PSLV भाई 600 से 900 किलोमीटर हाइट तक आराम से जा सकता है, लेकिन GSLV भाई 35 से 36,000 किलोमीटर हाइट तक जा सकता है। मतलब हाइट क्या हुई, फिर तो पार ही करे। PSLV का सैटेलाइट नॉर्थ या साउथ पोल से होके जाता है और GSLV अर्थ के डायरेक्शन में सैटेलाइट्स लेके जाता है। GSLV को क्रायोजेनिक फ्यूल चाहिए होता है, इसका मतलब वो फ्यूल जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन से बनाया जाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि नासा इतना अमीर होने के बाद भी सारी चीजें बहुत महंगे में करता है और इसरो कम पैसों के साथ भी इतनी सारी चीजें काफी सस्ते में कर लेता है। नासा का ईयरली बजट 24 से 25 बिलियन डॉलर रहता है और इसरो का बजट 1.6 बिलियन डॉलर रहता है, मतलब 13,000 करोड़। इसरो का जो बजट मिलता है उसमें एवेंजर्स और एवेटार जैसी मूवी बन जाती है भाई। बट इस बजट के डिफरेंस से मेरे दोस्तों ऑफकोर्स नासा ज्यादा चीजें कर पाता है। नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिल्ड करा और ज्यादा एक्सप्लोरेशन वाले मिशंस, अलग अलग प्लैनेट्स में एक्सप्लोरेशन हो पाती है। लेकिन इसरो ने इन पैसे को इन्वेस्ट करा न्यू टेक बनाने में, सैटेलाइट व्हीकल्स को बेटर करने में। इसरो 3 स्ट्रैटेजीज का यूज कर रहा है। सबसे पहले है हर टेक्नोलॉजी को इंडिया में बनाना, बाहर का कुछ भी नहीं लेना है, पर टेक और इंजन को रीयूज करना। सेकेंड होता है भाई इसरो की सैलरी बाकी के कंपैरिजन में 1/5 होती है, तो ये भी हेल्प करता है इसरो को सबसे बड़ी पावर बनने में। उनके लोग बजट में क्रेजी चीजें कर पाते हैं। और तीसरी चीज है मेरे दोस्तों ट्रांसपोर्ट प्राइसेस, जो कम करने के लिए इसरो इंडियन रेलवेज का यूज करता है और ये सस्ता और सिक्योर दोनों है। इंडिया में जितनी चीजें इसरो सबका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। सबसे पहले हॉलीवुड मूवी का एग्जांपल देता हूँ। मार्शियन एक मूवी बनी थी, इसमें एक बंदा होता है वो मार्स पे फंस जाता है, उसका बजट था 108 मिलियन। और मंगलयान जिसमें इसरो ने खुद पहुंचा दिया भाई मार्स पे 74 मिलियन। बट अगर मैं आपको एकदम ग्राउंड रियलिटी बताऊं, इन सारी चीजों के बाद नासा हमसे काफी ज्यादा आ गया। 1969 से नासा ने 340 लोग स्पेस में भेजे और मून पे भी एक्चुअल लोग भेजे। इसरो से मेरे दोस्तों अभी तक स्पेस में 0 लोग गए। काफी सारे इंडियन गए स्पेस में। राकेश शर्मा जी रशिया से गए, शुभांशु शुक्ला जी नासा ने भेजा था एंड सुनीता विलियम्स जी भी ऑफ कोर्स नासा ने ही भेजा। वैसे शुभांशु उन 4 लोगों में से एक है जिनको एक्चुअली इसरो भेजने वाले हैं स्पेस के अंदर। नासा के पास पावरफुल रॉकेट्स हैं, जैसे SLS है, जो अगर मार्स पे उसको जाना है तो डायरेक्ट उड़ जाएगा भाई सीधा मार्स की तरफ। बट इसरो यूज करता है स्लिंग शॉट स्ट्राइक, जैसे बेसिकली अगर एक बॉल को आप रस्सी में बांध के फेंकते हो, वैसे ही भाई ये रॉकेट अपनी अर्थ की ग्रेविटी को यूज करके अपनी स्पीड बढ़ाता है और फिर लॉन्च होता है। इससे इसरो काफी ज्यादा फ्यूल बचा लेता है, बस टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। इसरो वैसे तो मेरे दोस्तों गवर्नमेंट का है, बट अभी वो अपने PSLV रॉकेट जो है उनको प्राइवेट कर रहा है। बाकी कंपनी उसको यूज कर सकती है भाई रिसर्च के लिए, बट नासा एक्चुअली उल्टा काम कर रही है। वो खुद बनाने की जगह एलॉन मस्क के बनाए हुए SpaceX या फिर ब्लू ओरिजिन जैसे बनाए हुए प्राइवेट ब्रांड्स को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं स्पेस में चीजों को पहुंचाने का। जैसे आपने कुछ लोगों को याद होगा, सुनीता विलियम्स भी फंस गई थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। वो गई थी बोइंग के रॉकेट से और उनको बचा के
लाए थे स्पेसएक्स के रॉकेट्स। नासा ने ऐसे टेलीस्कोप बनाए जो आउटर स्पेस की स्टडी कर सकते हैं, जैसे केपलर टेलीस्कोप है जो बहुत दूर दूर तक देख, बट इसरो के पास अभी ऐसा कुछ नहीं है। नासा ने मार्स पे अपने रोवर्स भेज रखे हैं जो मार्स की जमीन होती है उस पर एक्चुअली रिसर्च करते हैं, लेकिन हम बस मार्स के ऊपर अपना ऑर्बिटर भेज पाए। और तो दुनिया में हम इकलौते हैं जो चीजें फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाए, बट स्टिल हम थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन जब इंडिया 4th कंट्री बना मार्स में पहुंचने वाली, और उसके बाद भी इतने सस्ते में, तो जो वर्ल्ड मीडिया है जो एक टाइम पे इसरो की हंसी उड़ाते थे, वो अब इसरो को एक सुपर पावर मानने लगे। और इसी वजह से इसरो को पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इज्जत मिली। चंद्रयान 3 के साथ में इंडिया पहली ऐसी कंट्री बना जो मून के साउथ पोल पे लैंड करे। चंद्रयान 1 ने मून पे वाटर डिस्कवर करा था। क्रायोजेनिक इंजन्स को सिर्फ कुछ ही लोग यूज करते हैं जो इंडिया में खुद बनाए गए। 1990s में यूएस ने रशिया को ब्लॉक किया था कि भाई वो इंडिया को क्रायोजेनिक टेक ना दे, और नासा के पास ये सारी चीजें पहले से थी और इसरो ने खुद से ये सारी चीजें को बिल्ड करा है। कुछ ऐसे टेक भी हैं जो नासा और इसरो ने बनाए जिसको आज पूरी दुनिया यूज करती है, जैसे मेमोरी फोल्ड। नासा ने डेवलप करा था इसको एयरक्राफ्ट की सीट कुशनिंग बनाने के लिए, जिसे आज पूरी दुनिया यूज करती है भाई अपनी गाड़ियों में, बिस्तरों में, तकियों में। फिर उसके बाद सीमोस इमेज सेंसर्स। स्पेस में बेसिकली जगह की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, इसलिए जितना छोटी चीजें बनाई जाए उतना ज्यादा बेटर होता है। और इसीलिए भाई नासा ने मिनिएचराइज्ड कैमरा टेक्नोलॉजी बनाई थी, जो छोटी छोटी जगह में भाई काफी सॉलिड कैमरास लगाए जाते थे। और ये टेक्नोलॉजी अगर नहीं बनाई जाती मेरे दोस्तों, आज फोन के अंदर कैमरे नहीं होते, क्योंकि सारे फोन्स में यही सेंसर्स हैं। सिमिलरली मेरे दोस्तों नासा ने वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस VAD का भी बनाया, जो एक कॉम्पैक्ट हार्ट पंप है। ये पेशेंट जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है उनके लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। आयरन मैन पार्ट 1 में जो आपने देखा था, जो हवा में जितना ऊपर जाता है सूट में आइस जम जाती है, सब नासा ने ये सारी चीजें फेस करी थी, और इसीलिए उन्होंने एयरक्राफ्ट एंटी आइसिंग सिस्टम्स बनाए थे जो प्लेन्स में भाई यूज होते हैं। कंक्रीट की रोड्स पे गाड़ियां फिसले ना, इस प्रॉब्लम को भी भाई नासा ने एयरक्राफ्ट लैंडिंग के टाइम पे फेस करा था, और इसको फिक्स करा नासा ने। और यही टेक्नोलॉजी हम आज की डेट में एक्सप्रेसवेज में देखते हैं, हम सीमेंटेड रोड्स में भी भाई हल्की हल्की लाइंस जो आपको दिखती हैं वो इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि कार या बाइक स्किड इतनी ज्यादा ना करे। हम जो फ्रोजन फूड भी खाते हैं भाई, ये सारी चीजें भाई नासा ने ही डेवलप करी। आईफोन की जो लाइडार टेक्नोलॉजी है वो भी भाई नासा ने ही क्रिएट करी थी ताकि स्पेस में डॉकिंग या मैपिंग करी जा सके। अब ये हुई मेरे दोस्तों नासा की बात है। अब बताते हैं कि इसरो की वजह से पूरी दुनिया को क्या क्या चीजें मिली। हमने भाई अपने घर के ऊपर मतलब इंडिया में क्रायोजेनिक इंजन जो बनाए वो हाइड्रोजन से चलते हैं, अभी गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहे हैं इनका। हमारा खुद का अपना गूगल मैप्स बना गया है और वो इसरो की वजह से बन पाया। नेविक्स सैटेलाइट जो गूगल मैप से भी ज्यादा एक्यूरेट है, जो इंडिया में बेसिकली काम करती है। अर्थ पे भाई कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन स्पेस में ये सब बिल्कुल भी काम नहीं करते। इसीलिए भाई इसरो ने स्पेस बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशंस बनाए जो सैटेलाइट से भाई मैसेज ट्रांसफर करती है, जिसमें सिग्नल लॉस बहुत ज्यादा कम हो जाता है और डेटा भी इनक्रिप्टेड रहता है। इसरो ने ऐसी ही सैटेलाइट्स बनाई है, जमीन में लगे मिनरल्स, कहाँ खेती करनी है, कहाँ डिजास्टर हो सकता है, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। इसरो ने एक ऐसा हीट प्रोटेक्शन मटेरियल बनाया जो ऑर्बिटल सैटेलाइट को सन से आने वाली एक्सट्रीम हीट और स्पेस के एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर से बचा देता है। और ये हमारी सैटेलाइट्स और मिशन को सेफली कंडक्ट करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अब मेरे दोस्तों हमने प्रेजेंट की बात कर ली, अब फ्यूचर की बात करते हैं। मून के साउथ पोल पे इंडिया भाई सबसे पहले पहुंच चुका है, लेकिन अब कंपटीशन तगड़ा हो चुका है मेरे दोस्तों। नासा के नेक्स्ट 3 लॉन्चेस हैं। एक आर्टेमिस 2 है जो 2026 में लॉन्च होगा। नासा बेसिकली ह्यूमंस को मून पे उतारने की टेस्टिंग करेगा। और आर्टेमिस 3 2027 में नासा भाई मून के साउथ पोल पे एक्चुअल इंसानों को भेजने वाला है। ड्रैगन फ्लाइट 2027 में सैटर्न के मून टाइटन पे एक एक्चुअल रोवर जाने वाला है नासा की तरफ से। और इसरो के नेक्स्ट 3 मिशन बताता हूँ मैं आपको। गगनयान 1 जो 2026 में बेसिकली इसरो को स्पेस में एंट्री करा देगा इंसानों की। शुक्रयान 1 2027-2028 में जाएगा, वो मंगलयान जैसा ही होगा बट वीनस के ऊपर। और चंद्रयान 4 जो 2027 में मून पे जाएगा और सैंपल्स लेके वापस आ पाएगा। मून की मिट्टी हाथ में आएगी भाई। इसके अलावा भी भाई नासा और इसरो मिलके निसार बना रहे हैं, यानी मिशन हो गए जो 2025 में सैटेलाइट्स लॉन्च करी जाएंगी। और 2026 में भी भाई कुछ प्लान्स हैं। नासा मेरे दोस्तों हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है फंडिंग के थ्रू। इसरो काफी सारी चीजें सॉल्व करता है एफिशिएंसी के थ्रू, बट नासा के पास स्पेस में जाने के लिए सब कुछ है। हमारे पास रिसोर्सेज भले ही कम हो, बट उन रिसोर्सेज
रिसोर्सेज के अंदर जो हम कर पाते हैं वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। नासा ने भाई ऑफकोर्स दुनिया बदली है काफी सारी चीजों में, पर इसरो ने भी भाई, क्योंकि कंस्ट्रेंट था रिसोर्सेज का, इसकी वजह से ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसी चीजें फिगर आउट करी, ऐसी इंजीनियरिंग करी जो पूरी दुनिया ने पहली बार देखी। काफी लोगों को लगता है भाई स्पेस में जो पैसा है वो बस खर्च हो रहा है, बट एक्चुअली अगर आप देखो इतनी सारी सैटेलाइट जो नासा के लिए लॉन्च करता है इसरो, फिर उसके बाद बाकी कंट्रीज के लिए भी लॉन्च करी जाती है, तो जो इंडिया लॉन्च कर रहा है उससे भाई कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा होता है, टेक्नोलॉजी में भी, ग्रोथ में भी, अपॉर्चुनिटीज में भी, पूरे वर्ल्ड से कनेक्शंस में भी। एंड क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर सैटेलाइट्स भेजने के लिए, तो इसीलिए भाई रिलेशंस भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। ओवरऑल इसरो ने 393 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके $143 मिलियन कमाए। ये अच्छा खासा अमाउंट होता है भाई मेरे हिसाब से। मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताऊं, इंडिया अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे जो यूथ भी है, हम सब लोग एक बहुत बड़ा पार्ट है इस कंट्री को आगे ले जाने में, क्योंकि हमारा बजट बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी जो स्पेस एजेंसी है वो कनेक्टेड है इंडिया के ग्रोथ के साथ में। वैसे ही भाई इसरो भी और ज्यादा क्रेजी होता जाएगा, क्योंकि हमने बहुत एक टफ स्टार्ट देखी है, काफी सारे चैलेंजेस के साथ हमने बहुत एफिशिएंटली चीजें बिल्ड करी, इसीलिए फ्यूचर उतना ही ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। मेरे गुड विशेष मेरे दोस्तों ऑफकोर्स हमारी कंट्री के साथ। मैं जिस चीजों को देखता हूँ, जिस तरीके से मैं चीजों को ग्रोथ है देखता हूँ, मुझे काफी क्रेजी लग रहा है एंड मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ हर लॉन्च के लिए। 2026 में भी जितने लॉन्चेस हैं सबके लिए भाई मजा आया। आई होप जल्दी से हम भी चांद पे पहुंच पाए, मजा आया। मेरा पर्सनल सपना है भाई मार्स पे आके अपना भाई वहां पे यूट्यूब वीडियो। दोस्तों क्या हाल चाल भाई।